यह वीडियो एक सम्राट की दास्तान है जिसने पत्थरों पर अपना इतिहास लिखा, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, जिसके इतिहास को दबाने, मिटाने और जमीन में गाड़ने का कार्य लगातार होता रहा और अभी भी हो रहा है। लेकिन उनमें कुछ तो बात थी जो उनकी खींची हुई पत्थर पे लकीरें आज भी जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आती हैं। सर विलियम जोन्स बंगाल प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट के जज तथा एंशिएंट इंडिया के स्कॉलर। एक दिन वो अचानक से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्हें प्राचीन भारत के कुछ स्तंभों पे लिखे वर्ड्स को समझने में काफी दिक्कतें हो रही थी। वह काफी बेचैन थे कि कैसे उसको समझें। उनने उन स्तंभों पे लिखे हुए शब्दों की एक पांडुलिपि कागज पे तैयार करवाई और बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास उसकी छाप भेजी। उस समय बनारस को ब्राह्मणों ने विद्वता का प्रचारित कर रखा था। अंग्रेजी हुकूमत के हाकिम ने बनारस के सभी प्रकांड विद्वानों को इस लिपियों को पढ़ने और इसका अनुवाद का जिम्मा सौंपा। एक विद्वान पंडित ने उस लिपि को पढ़कर बताया कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने के लिए एक जाली किताब भी लिख डाली और बताया कि उसने बिल्कुल सही पढ़ा है। 50 सालों से भी ज्यादा समय तक उस विद्वान पंडित की बात सत्य मानी जाती रही। 1836-38 के बीच जेम्स प्रिंसेप ने यह लिपि पढ़ डाली। लोगों की आंखें फटी रह गई जब यह पता चला कि यह कोई भीम की गदा या लाठी नहीं है, न ही इस पे युधिष्ठिर के गुप्त वनवास काल के बारे में लिखा है, बल्कि यह तो करीब 2250 ईयर्स पहले के सम्राटों के सम्राट अशोक की लिखवाए गए स्तंभ लेख हैं। दरअसल षड्यंत्र की यह पहली घटना नहीं थी। 1351-1388 के मध्य फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में वह भी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए इन स्तंभों को टोपरा से दिल्ली मंगवा लाए थे। उसने तमाम ब्राह्मण विद्वानों को बुलवाया और उसे पढ़ने का आदेश दिया। किसी भी विद्वान का ट्रांसलेशन एक दूसरे से मैच नहीं करता। नतीजा, कोई भी न पढ़ सका और न ही उसका कोई विवरण दे सका। यह वो दौर था जब भारत से बौद्ध मार्गी पूरी तरह से समाप्त किए जा चुके थे। फिर पढ़ता कौन? समय बीता, मुगल काल आया। अकबर ने भी इन स्तंभों को पढ़वाने की लाख कोशिश की, लेकिन सारे ब्राह्मण विद्वान बिल्कुल ही फेल रहे। तो सवाल यह है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक स्तंभ की लिपि आखिर पढ़ी कैसे? भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक सम्राट अशोका न्यू पर्सपेक्टिव, जो कि किंडल वर्जन में अवेलेबल है, आप सभी को पढ़नी चाहिए। यह एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। किंडल वर्जन के पेज 104 में लिखते हैं, कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषी अभिलेख मौजूद हो, जिसमें कि एक लिपि ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषी थे और दूसरा कारण यह भी था कि अभिलेख काफी लंबे हों, ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पकड़ा जा सके। अशोक के अभिलेख लंबे हैं जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसे अभिलेख पढ़ना था उसी ने खोए हुए इतिहास को जानने में, उसको सामने लाने में तत्परता दिखाई। जिसे सम्राटों के सम्राट के महान इतिहास को जमीन में दफन करना था या किए थे, वो भला उन स्तंभों पर क्या लिखा है उसके बारे में सत्य क्यों बताते? अभी भी जैसे ही कोई उत्खनन होता है, चाहे वह मौर्य कालीन का हो, गुप्त कालीन का हो या फिर सिंधु सभ्यता की घाटी, तुरंत ही उसे रामायण और महाभारत का प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सम्राट अशोक ने अपने समय पे स्तंभों पे लेख खुदवाए थे। दिल्ली टोपरा वर्जन में 7 तरह के लेख मिले हैं, जिनमें से 6 अभिलेख 243 बीसी में लिखवाए गए थे तथा 7वां स्तंभ का लेख 242 बीसी में लिखा हुआ था। इन स्तंभों पे सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार की बातें लिखी थी। उदाहरण के तौर पे प्रथम स्तंभ के लेख, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। यह धम्म का नारा मेरे राज्याभिषेक के 26 साल बाद लिखा गया था। इस दुनिया में खुशी और धम्म के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा सम्मान, बहुत ही ज्यादा स्वचिंतन, बहुत ही ज्यादा बुराइयों के प्रति डर के बिना नहीं पाया जा सकता है। लेकिन मेरे निर्देश से धम्म और धम्म के प्रेम के संबंध में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है और बढ़ती रहेगी। और मेरे उच्च, निम्न और मध्यम श्रेणी के अधिकारी धम्म के अनुरूप और अभ्यास कर रहे हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में महामात्रा वही कर रहे हैं और ये मेरे
निर्देश हैं: धम्म की रक्षा करना, धम्म के माध्यम से सुख करना और धम्म की रक्षा करना। दरअसल आज भी आपने देखा होगा कि जब कहीं भी उद्घाटन होता है, लोग शिलान्यास लगवाते हैं, पत्थरों पे या बोर्ड पे लिखवाते हैं। आप समझ सकते हैं यह संस्कृति मौर्यकालीन ही संस्कृति है। सम्राट अशोक के समय में शिल्प कला बहुत ही ज्यादा विकसित थी। उनके बनाए हुए स्तंभों पर शानदार चमक है, ऐसी चमक कि धातु के स्तंभ प्रतीत होते हैं। अंग्रेज यात्री टॉम काइंट इसे धातु स्तंभ समझ बैठे थे, जो 17वीं सदी में मुगल काल में भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने दिल्ली टोपरा स्तंभ देखा और लिखा कि यह पीतल की परत चढ़ा स्तंभ है। ऐसा भ्रमित होने वाले वह पहले व्यक्ति नहीं थे। 19वीं सदी के आरंभ में आए बिशप हैबर को भी यही भ्रम हुआ। उनने लिखा, यह ढली हुई धातु का है। हैरतअंगेज इंजीनियरिंग के इस कमाल के स्तंभों को जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे, तब इसे खींचने के लिए 8400 लोग लगे थे, वो भी तब जब इसे कोई 150 मील ले जाना था। सोचिए, सम्राट अशोक के इंजीनियरों ने कैसे इसे चुनार में इसका निर्माण कर टोपरा भेजा होगा। यह अपने आप में एक अचरज का विषय है। इसी तरह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ एक और स्तंभ कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था, जिसकी चमक आज भी बरकरार है, जिसे 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेस ने ही पढ़ा था। शम्स ए सिराज अफीक सुल्तान अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाए जाने का वृत्तांत के बारे में लिखते हैं कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोंच न लगे, इस कारण रेशम की रुई पे रखवाया था। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेस इसे पढ़ रहे थे, तब इस पिलर से कई हिस्से उखड़े हुए उन्हें प्राप्त हुए थे। उन शब्दों को अन्य पिलर पर लिखे हुए शब्दों की मदद से रिकवर कर लिया गया था। उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। दीवान पीएम का आदेश: कौशाम्बी में महामात्रों यानी कि महामंत्रियों, जो कोई भी संघ को विभाजित करता है, जो अब एकजुट है, उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाना है। जो कोई भी, चाहे वह भिक्षु हो या फिर नन, संघ को विभाजित करने के लिए सफेद कपड़े पहनने और मठ में रहने के अलावा कहीं और निवास करना है। अर्थात ये वैसे लोगों यानी कि फिफ्थ कॉलमनिस्ट अर्थात पंचमांगियों की बात कर रहे हैं। पंचमांगी वो होते हैं जो किसी दूसरे के संघ में घुस जाते हैं, फिर वहां अपना वर्चस्व बनाते हैं और फिर उसे तोड़कर उस पे अपना कब्जा कर लेते हैं। इन्हीं लोगों को चेतावनी देने के लिए उनने स्तंभ पे लिखवाया था और यह भी लिखा था कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट के तौर पे संघ से निकाला तो जाए ही, साथ में सफेद कपड़े भी पहन कर रखना है। कालांतर में जब ब्राह्मणवाद का विकास हुआ तो उसने जो विधवा औरतें थीं, उन्हें सफेद कपड़े पनिशमेंट के तौर पर पहनाने लगे। समय बीतता रहा, इतिहास गोते खाने लगा। जिस संघ को तोड़ने की बात, उसे दंडित करने की आदेश सम्राट अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ में लिखवाया था, उस स्तंभ का शीर्ष ही तोड़ दिया गया। लेकिन उसका शीर्ष, कमल चौकी और उस पे सुसज्जित होने वाला वृषभ अलग अलग कौशाम्बी से ही 2.4 किलोमीटर की दूरी पर 1963-64 में मिला था। अगर शीर्ष कमल के चौकी पर इस खंडित वृषभ को रखा जाए तो यह सम्राट अशोक के रामपुरवा का वृषभ शीर्ष जैसा सटीक बन जाएगा। यह षड्यंत्र था, यह समय का फेर। सच्चाई सामने है। खुदाई के हर प्रमाण को रामायण या महाभारत का बताने वाले आखिर कैसे 2200 साल पहले की बात को नहीं जानते थे, यह अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न है। मंदिरों की शिवलिंगों में सम्यक संस्कृति के बनाए स्तंभों और उसके कलाकृतियों का इस्तेमाल करना भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। इतिहासकार दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजिकल जियोग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन में लिखा है कि अयोध्या के सरयू तट पर नागेश्वर नाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, वह अशोक स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद उल्टे कमल पर स्थापित है। अयोध्या का यह उल्टे कमल का शीर्ष गुणवत्ता में सारनाथ जैसा है। इससे यह पता चलता है कि कालांतर में जब अयोध्या में
सम्यक संस्कृति को नष्ट किया गया होगा तब उसके कलाकृतियों के ऊपर अपनी जीविका के लिए मूर्तियां, शिवलिंग बैठा दी गई होगी। अगर कोई घटना एक जगह गलती से घट जाए तो उसे भ्रम कहा जा सकता है, लेकिन षड्यंत्र तो पुनरावृत्ति करता है, बार बार करता है। गुणाकर मूले अपनी प्रसिद्ध किताब भारतीय लिपियों की कहानी पेज 37 में लिखते हैं, भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मंदिर का शिवलिंग सम्राट अशोक के स्तंभ का रूपांतरण है। क्या अब भी आपको संदेह है? आज के प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर, शिवलिंग भारत की मूल संस्कृति को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर ही खड़े किए गए हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने 7वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। वे बनारस भी गए थे। बनारस यात्रा का पूरा विवरण उनने अपनी पुस्तक के 7वें अध्याय में किया है। उनने लिखा कि बरना नदी के पश्चिमी भाग में अशोक का बनाया हुआ 100 फीट ऊंचा स्तूप है। स्तूप के सामने पत्थर का कांच की भांति चमकीला एक स्तंभ है। समय बीता और यहाँ भी षड्यंत्र खेल दिया गया। 1909 में विंसेंट स्मिथ ने उस जगह का परीक्षण किया और अपनी किताब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अशोका पिलर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बनारस सिटी डिस्क्राइब्ड बाई हेनसोंग में लिखते हैं, इस अशोक स्तंभ की पहचान बरना नदी के पश्चिम में स्थित लाट सरैया में मौजूद लाट भैरव के रूप में है। सवाल यह है कि अशोक स्तंभ को लाट भैरव बनाने का खेल कब खेला गया होगा। फ्रेंच यात्री ट्रेवेनियर 1665 में बनारस की यात्रा किया था और उसकी डिटेल्स उन्होंने अपने ट्रेवलिंग डायरी के अध्याय 8 में लिखा था कि यह स्तंभ कोई 32-35 मीटर ऊंचा है। इसकी मोटाई करीब उतनी है जितनी कि 3 आदमी के मिले हुए हाथों की गोलाई है। यानी 17वीं सदी तक 100 फीट ऊंचा स्तूप को मिटाया जा चुका था, लेकिन अशोक स्तंभ बचा हुआ था। अर्थात अशोक स्तंभ को भैरव लाट 17वीं सदी से 20वीं सदी के बीच में ही बनाया गया होगा। फिल रॉबिन्सन के एक संग्रह 1865 में लिखा है कि 1809 में एक दंगे में इस स्तंभ के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर एक टूटे हुए स्तंभ को ताम्र कवच मढ़वाकर भैरव लाट की कहानी चल पड़ी। सम्यक संस्कृति की कब्र पर जीविका चलाने वाले लोग भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। न जाने कितने ऐसे अशोक स्तंभ बर्बाद कर दिए गए, तोड़ दिए गए या जमीन में जमींदोज कर दिए गए, जिनका आज तक पता ही नहीं चल पाया। ये तो वो हैं जो किसी विदेशी यात्री से उनके लिखित नोट से या उत्खनन के द्वारा, खोज प्रमाण के द्वारा मिलान कर इनका सच डंके की चोट पर बाहर आ रहा है। सैल्यूट है सम्राट अशोक को, उनकी दूरदर्शिता को, जिनने पत्थरों पर इतनी लकीरें खींची कि लगातार 2300 साल तक षड्यंत्रकारी उन लकीरों को मिटाते रह गए, लेकिन आज भी वो जमीन चीर के बाहर निकलती है और भारत की वास्तविक संस्कृति, सम्यक संस्कृति से हम सभी को परिचय करवा ही देती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर देवें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए इन स्तंभों के सच का सभी को पता चल सके।